हाय एवरीवन। भारत माता की जो पहली पेंटिंग बनी, जो ये तुम यहां देख पा रहे हो, इट वॉज रिप्रेजेंटेड एज अ 4 आर्म्ड गॉडेस। 4 हाथ इनके दिखाए जा रहे हैं और गौर से देखो, हर एक हाथ में जो ऑब्जेक्ट है इट सिंबलाइजेस समथिंग रियली फैसिनेटिंग। ये पेंटिंग बंगाल स्टाइल ऑफ आर्ट की बनी हुई है। मिनिएचर पेंटिंग्स की इस प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। वेलकम टू आर्ट एंड कल्चर स्निपेट्स। हम लोगों ने भारत की पेंटिंग्स का एक अच्छा खासा एरा समझ लिया है। म्यूरल्स की एक प्लेलिस्ट रेडी हो चुकी है, वो तुम देख सकते हो, उसमें 4 एपिसोड हैं। इसके अलावा हम लोगों ने मिनिएचर पेंटिंग्स जो हैं उनको हमने क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम पाल पेंटिंग्स टू जैन पेंटिंग्स टू दिल्ली सल्तनत, देन टू मुगल पेंटिंग्स, मूविंग ऑन टू योर राजस्थानी, पहाड़ी, दक्खनी, सिख, मैसूर एंड तंजौर पेंटिंग्स। वी हैव कवर्ड देम ऑल। मेडिवल टाइम्स की जो थी, फिर हम लोग मॉडर्न टाइम्स में आ गए और हम लोगों ने देखा कि कंपनी कलम कैसे इवॉल्व हुआ, यूरोपियन रियलिज्म कैसे मार्केट में आया। आज हम लोग उसी लय को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम तुम्हें लेकर के चल रहे हैं मिलाने बंगाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स से। बंगाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स ये नेक्स्ट स्टेप है हमारे पेंटिंग की एवोल्यूशन हिस्ट्री में। इसमें कितने खूबसूरत खूबसूरत वर्क्स हैं। एक दो एग्जाम्पल मैं सामने से हट जाता हूं, तुम देख लो। लुक एट द कलर, द वे कलर इज बीइंग यूटिलाइज्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड गेट टू नो सर्टेन बेसिक फैक्ट्स। इसकी पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे अगले 20-25 मिनट के, वो है कि भाई कैसे ओरिजिन हुई बंगाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, इसका ओरिजिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में ये निकल करके आई, कुछ इसके बड़े आर्टिस्ट, और आखिर क्या है इसकी इंपॉर्टेंस इन द ओवरऑल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन पेंटिंग। ये हमें जानना होगा, तब हम अपने आप को यूपीएससी रेडी मान सकते हैं इस टॉपिक में। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं और भूल जाऊं, मैं तुम्हें पहले याद दिला देता हूं कि श्रीराम आईएएस फ्री 1-on-1 मेंटोरशिप आपके लिए लेकर के आया है। आप प्लीज गूगल फॉर्म का जो लिंक है उसे क्लिक करिए, अपनी कुछ डिटेल्स बताइए एंड लेट्स सिट डाउन एंड हैव अ नाइस कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग योर स्ट्रैटेजी। ठीक है, याद रखना, श्रीराम आईएएस का फ्री 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम। आओ कहानी की शुरुआत करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा नीचे चला गया, एडिटिंग में माफी चाहूंगा। कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझो कि भाई व्हाट इज बंगाल स्टाइल, क्या थी आखिर ये। इसकी शुरुआत हो रही है कलकत्ता और शांति निकेतन इंस्टीट्यूट से। इसे शांति निकेतन स्टाइल भी कहा जाता है। शांति निकेतन एक इंस्टीट्यूट था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था। ठीक है, तो वो इसके ओरिजिन पॉइंट्स हैं। अर्ली 20th सेंचुरी में इसका उदय होता है, इसका ओरिजिन होता है एंड इट फ्लरिश्ड इन द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में टिल 1930s हमें देखने को मिलती रहेगी। ये क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है। हमें बताया जा रहा है कि भैया 1854 में जब यहां पर डलहौजी थे, उस समय कलकत्ता में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट खोला गया था। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इसका नाम रखा गया था और इसको ओपन किया गया था। यहां पर एक जेंटलमैन, हिज नेम इज E.B. हेवल, ये एज अ प्रिंसिपल अपॉइंट होते हैं इस टेन्योर में 1896 से लेकर के 1905 तक। E.B. हेवल इस कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं और इस कॉलेज में इनकी मुलाकात होती है अवनींद्रनाथ टैगोर और उनके छोटे भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर। दीज आर 2 बडिंग आर्टिस्ट्स, इंडियन आर्टिस्ट्स। ये दोनों रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू हैं और दोनों अपने आप में बहुत अकम्प्लिश्ड पेंटर्स हैं। कार्टूनिस्ट थे गगनेंद्र। अवनींद्र तो चिल्ड्रंस लिटरेचर भी लिखा करते थे
और पेंटिंग्स तो इनकी माशाअल्लाह क्या कहना, जो भारत माता की पेंटिंग मैंने आपको दिखाई है वो इन्हीं की बनाई हुई है, अवनींद्रनाथ टैगोर। ओके, तो भाई ये दो लोग थे। इन दोनों लोगों का ये मानना था, इन दोनों लोगों का, ईबी हेवल और अवनींद्रनाथ टैगोर एंड गगनेंद्रनाथ टैगोर, they believed that Indians must not slavishly imitate Western European realism. हमें सीधे सीधे यूरोपियन आर्ट की मिमिक्री नहीं करनी चाहिए। Indians must maintain their own art forms, their own identity. ये इनकी प्राइमरी सोच थी और इसी प्राइमरी सोच से निकल के आएगी बंगाल स्टाइल। इसी प्राइमरी सोच से निकल के आएगी बंगाल स्टाइल। कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए ध्यान रखो कि ये टाइम है 1904 1905 का, जब बंगाल पार्टीशन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पार्टीशन करने की कोशिश करी। 1905 16 अक्टूबर को डिक्लेयर कर दिया गया था कि इस दिन पार्टीशन होगा। पूरा बंगाल, it was engulfed with this movement which wanted to oppose this partition. लोगों ने इसको देखा कि भाई ये बंगाली नेशनलिज्म को तोड़ने की कोशिश है। उस समय ही, ये बंगाल पार्टीशन के समय ही अवनींद्र ने वो भारत माता वाली पेंटिंग बनाई थी। उसका नाम रखा था शुरुआत में बोंग माता। बंगाल को कहते थे बोंग प्रदेश, तो बोंग माता रखा गया था। लेकिन जब बंगाल का पार्टीशन, उसके खिलाफ जो मूवमेंट हुआ वो हर जगह फैलने लग गया, तो उन्होंने 1-2 महीने बाद ही बोंग माता का नाम बदल करके भारत माता कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों भाई, इनका कंट्रीब्यूशन और ईबी हेवल, इनका कंट्रीब्यूशन याद रखना जरूरी है इस बंगाल स्टाइल के अभ्युदय को समझने के लिए, ओरिजिन को समझने के लिए। और कॉन्टेक्स्ट था तुम्हारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट। इस पॉलिटिकल इवेंट में जब स्वदेशी और बॉयकॉट जैसे आइडियाज हवा में तैर रहे थे, तो उन आइडियाज ने हमारी आर्ट को भी इंफ्लुएंस किया। रिजेक्ट करिए, बॉयकॉट करिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी, यूरोपियन स्टाइल को, और अपनाइए स्वदेशी वैल्यू, स्वदेशी आर्ट को। राइज ऑफ नेशनलिज्म इस समय हो रहा था, तो इन फोर्सेस से इंफ्लुएंस हुआ बंगाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। इन फोर्सेस से ये इंफ्लुएंस हो रहा है। इट वॉज अ फॉर्म ऑफ कल्चरल रेजिस्टेंस। अंग्रेजों की खिलाफत करने का यह एक सांस्कृतिक, कल्चरल तरीका था। हम आपकी वैल्यूज को रिजेक्ट कर रहे हैं, हम आपकी आर्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। इट रिजेक्टेड यूरोपियन रियलिज्म, क्लोजली टाइड विद द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। द आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे गगनेंद्र हो गए, अवनींद्र हो गए, इनके जैसे और भी 1-2 नाम मैं धीरे धीरे लूंगा अभी तुम्हारे सामने। सो दे लुक्ड एट अजंता म्यूरल्स as their inspiration. They praised अजंता के जो म्यूरल्स थे, जो मिनिएचर पेंटिंग बन रही थी पहाड़ी अंदाज में, राजपूत अंदाज में, मुगल अंदाज में, ये उसको प्रेज कर रहे थे। इनका कहना था कि इंडियन आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन के लिए इनको देखना चाहिए, अपनी लोक संस्कृति, फोक स्टाइल्स को देखना चाहिए, ना कि यूरोप को देखना चाहिए, वेस्ट को देखना चाहिए। In fact, they said we should look at East Asian art because it also has the similar kind of spirituality which India has. तो ये लोग इंस्पिरेशन के लिए अपने पास्ट को देख रहे हैं या बाकी ओरिएंटल कंट्रीज को देख रहे हैं। जापान की वॉश टेक्निक से काफी ये लोग प्रभावित हुए, चाइना की कैलीग्राफी से काफी प्रभावित हुए, और बाकी जो लोकल सोर्सेज हैं वो तो मैं तुम्हें बता ही रहा हूं। इन करेंट्स से, इन्फ्लुएंसेस से निकल के आया बच्चों बंगाल स्टाइल। इट एम टू रिवाइव इंडिजिनस आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस। जो हमारे देश के देसी आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस थे, उनको रिवाइव करने की कोशिश हो रही है।
The artists were proud of Indian spirituality, their identity. They were not ashamed of calling themselves Indians. They claimed that they were proud of it. तो अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, ये एक उसकी भी लड़ाई थी. कला केवल कला ही नहीं होती है, उसमें पॉलिटिक्स का भी एक एलिमेंट इन्वॉल्व होता है. So they were proud of the spirituality, identity and the culture of the land. Their themes इनकी क्या थी? राम, कृष्ण, हमारे पुराण, तो माइथोलॉजी तो थी ही थी. जो फोक ट्रेडिशंस हैं वो, और रूरल लाइफ जो है, ग्रामीण जीवन जो है, उसको भी इन्होंने कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करने की कोशिश जरूर करी. ये देखो, जैसे ये अबनींद्र की पेंटिंग है जिसमें दिखा रहे हैं कि कृष्ण जी की पैदाइश का समय दिखाया जा रहा है. द टेक्निक विच दे आर यूजिंग वॉश टेक्निक. ये कुछ की टर्म्स हैं, इनको समझ लेना. ट्रांसपेरेंट वाटर कलर यूज कर रहे हैं ये लोग, और वॉश टेक्निक यूज कर रहे हैं. देख रहे हो जैसे कैसे शेडिंग की गई है. ब्रश को कलर में डिप करके स्ट्रोक्स बनाए गए हैं और इनमें शेडिंग जैसी है. इसी को कह रहे हैं वॉश टेक्निक. द कलर पैलेट, लुक एट द कलर पैलेट एज वेल. इसको किताबों में लिखा जा रहा है सॉम्बर, सीरियस. सॉम्बर का मतलब होता है सीरियस, या कहीं कहीं लिख रहे हैं सॉफ्ट कलर पैलेट. बहुत ज्यादा चमकीले रंग नहीं है. देखो यहां पर भी देखो, जैसे तुम पहली जो 2 पेंटिंग्स थी वो भी दिखाओ. देखो ये भी, यहां पे भी कोई बहुत चमकीले रंग नहीं है. इसी को कहा जा रहा है सॉम्बर या सॉफ्ट कलर पैलेट. ये देखो, ये सती की पेंटिंग है, अबनींद्र की. और ये तो तुम पहचानी गए, भारत माता, ये भी अबनींद्र की ही है. ठीक है, तो सॉफ्ट कलर पैलेट या सॉम्बर कलर पैलेट, ये भी एक की टर्म है. कोशिश करना कि अपने मेंस के आंसर में इस तरह के टर्म्स यूज करना. फिर ये लोग टेम्पेरा का इस्तेमाल कर रहे हैं. टेम्पेरा एक एंशिएंट टेक्निक है जो अजंता में भी यूज होती है. इसमें क्या किया जाता है कि भाई, जैसे जो पिगमेंट्स है जिनसे तुम रंग बना रहे हो, उसको वाटर सॉल्युबल बाइंडर से मिक्स किया जाता है. वाटर सॉल्युबल बाइंडर मतलब बोले तो जैसे अंडे की जर्दी, जो अंडे का पीला वाला पोर्शन होता है ना, योक, उसमें मिक्स कर देते हैं पिगमेंट्स को जो कलर वाले हैं. तो वो एक तरह की परमानेंट बाइंडिंग बना देता है अपेरेंटली, जैसा कि किताबों में मेंशन्ड है. मैंने बना के नहीं देखा है, देखो भाई. ठीक है, तो इनका ये कहना है कि कलर में इस तरह का एक बाइंडिंग मीडियम मिला करके उसे मिक्स कर दिया जाता था, उससे कलर किया जाता था, तो वो ज्यादा लास्टिंग रहते थे. तो टेम्पेरा का इस्तेमाल किया जा रहा है. ये एक एंशिएंट टेक्निक थी. फिर हमें बताया जा रहा है, हमने तो बताया ना कि भैया ये जापान और चाइना, इस तरह की सभ्यताएं और इनकी कलाओं से भी काफी इंप्रेस हुए ये लोग, और उनके भी एलिमेंट्स इन्होंने उठाए. इस सिलसिले में आई थिंक आई मस्ट मेंशन द रोल ऑफ दिस फेलो. एनसीईआरटी में इनके ऊपर अच्छा खासा दिया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी थोड़ा बहुत तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, बताना ही चाहिए. ओकाकुरा काकुजो, ये एक जापान के आर्ट हिस्टोरियन बताए जाते हैं. माफी चाहूंगा, मैंने फोटो नहीं डाली, इनकी फोटो में दिखा सकता था, बट एनी विच वे, ओकाकुरा काकुजो, ये इंडिया भी आए. अबनींद्र से, ईबी हेवल से इनकी मुलाकात हुई. ही इज एन आर्ट हिस्टोरियन. तो इन्होंने कुछ इस तरह का आर्ग्यूमेंट, इनकी बुक्स जो थी उसमें इन्होंने ये कहा कि भाई, जो वेस्टर्न कल्चर है वो बस पर्टिकुलर पे फोकस करता है, दिस वर्ल्डली है, मटीरियलिस्टिक. और जो एशियन कल्चर्स हैं, जैसे कि चाइना, जैसे कि इंडिया, जैसे कि जापान, जापानीज थे, हम लोग यूनिवर्सल में देखते हैं, और हमारी आर्ट जो है वो यूनिवर्सल को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है, पर्टिकुलर्स को नहीं. तो हमारी आर्ट में जो स्पिरिचुअलिटी है वो डिफरेंट है. और इन्होंने ये कहा कि पूरा एशिया एक सिविलाइजेशन है. हालांकि हम लोग हिमालय से डिवाइडेड हैं, बट हम लोग एक ही सिविलाइजेशन हैं.
और इसलिए हमें अपने आर्ट फॉर्म्स को बचा के रखना चाहिए। हमें अपने बस स्लेविश इमिटेशन वेस्टर्न यूरोपियन रियलिज्म की नहीं करनी चाहिए। यह इनका आर्ग्यूमेंट था ओकाकुरा काकुजो, और इन्होंने काफी इंफ्लुएंस किया अबनींद्र को, गगनेंद्र को और ईबी हेवल को। याद रखना, इनका नाम भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसा कि मैं बोल रहा था, ये सती की पेंटिंग है और ये भारत माता की पेंटिंग है। देख रहे हो, इनके 4 हाथ दिखाए गए हैं। 1905 में इन्होंने ये पेंट करा था। इसी का नाम पहले बोंग माता था, बाद में भारत माता कर दिया गया। 4 हाथ में इनके 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। वो दिखाते हैं अन्न। ये वो 4 चीजें हैं जो आपकी जमीन, आपकी पृथ्वी मां आपको दे रही है, आपकी धरती मां, आपकी भारत माता आपको दे रही है। अन्न, अन्न बोले तो फूड ग्रेन। ये देखो यहां पर राइस हस्क लेके खड़ी हुई हैं एक हाथ में। दूसरा है वस्त्र, वस्त्र बोले तो क्लॉथ। ये देखो कॉटन का क्लॉथ लेके एक हाथ में है ये। फिर दूसरा, तीसरा इन्होंने बोला एजुकेशन, बोले तो शिक्षा। ये देखो हाथ में कुछ किताब लेकर के, किताब जैसी चीज है जिसमें आपको शिक्षा, शिक्षा भी तो हमें भाई भारत माता ही दे रही है। दैट वाज द सिंबलिज्म व्हिच ही वाज यूजिंग। और चौथे हाथ में देखो एक माला, रोजरी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रोजरी। ये टर्म्स याद रखना, याद हो ही जाएंगे तुम लोग को धीरे धीरे, ठीक है। रोजरी ये दिखाती है दीक्षा, बोले तो विजडम। एजुकेशन इज डिफरेंट, विजडम इज डिफरेंट। तो यहां ये क्या कह रहे हैं, देखो कि भैया 4 चीजें हैं भारत माता जो आपको दे रही है, अन्न, वस्त्र, शिक्षा, दीक्षा। तुम समझ सकते हो कितना पावरफुल आइडिया रहा होगा जब पार्टीशन की बात हो रही है, पूरे देश में नेशनलिज्म की करंट्स दौड़ रहे हैं। तो ये एक पावरफुल इमेजरी उन्होंने निकाली। 1907 में गगनेंद्र नाथ टैगोर और अबनींद्र नाथ टैगोर ने मिलके इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट स्टैब्लिश करी। देखो ये वर्ड्स याद रखना, ओरिएंटल का मतलब है ईस्ट और ऑक्सीडेंटल का मतलब है वेस्ट, ऐसे भी लोग यूज करते हैं। तो इन्होंने देखो क्या बना, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ओरिएंटल मतलब हो गया ईस्ट, जापान, चाइना, ये सब एक ग्रुप जैसा अपने आप को बता रहे हैं, ठीक है। 1909 में एक बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है अपनी हिस्ट्री की, इनका नाम बताया जाता है सिस्टर निवेदिता। ये विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की फॉलोअर थी और इन्होंने रामकृष्ण मिशन को स्प्रेड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता ने 1909 में एक अजंता का टूर ऑर्गेनाइज कराया जिसमें इंडियन आर्टिस्ट्स को भेजा गया अजंता, ताकि आप वहां की पेंटिंग्स देखें, म्यूरल्स, और आपको इंस्पिरेशन मिले। नहीं तो आप बस एक कॉपी कैट बन के रह जाएंगे वेस्टर्न टेक्निक और वेस्टर्न थीम और वेस्टर्न रियलिज्म के। तो उसको अवॉइड करने के लिए सिस्टर निवेदिता, जो कि खुद एक फॉरेनर थी, उन्होंने ये टूर ऑर्गेनाइज कराया और कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स को भेजा। इस टूर में जो सबसे बड़ा नाम था, जो स्टूडेंट, वो है नंदलाल बोस। इनके नाम पर देखो स्टैंप भी है, सेम फेलो, अलग अलग नहीं है, सेम है ये दोनों। नंदलाल बोस 1882 की पैदाइश, यानी 1909 में ये करीब कितने साल के थे, 27 ईयर्स के रहे होंगे, ये करीब 27-28 ईयर्स के रहे होंगे 1909 में जब ये अजंता गए, ठीक है। और 1966 पोस्ट इंडिपेंडेंस तक ये रहेंगे। ही वॉज अ प्यूपल, ही वॉज अ डिसाइपल, स्टूडेंट ऑफ अबनींद्र। और ये अजंता गए, अजंता से काफी प्रभावित हुए और इनकी कला जो है, he is considered as one of the prominent artists of his times, ठीक है। he became
प्रिंसिपल ऑफ शांति निकेतन इन 1921, 1921 में ये शांति निकेतन के प्रिंसिपल भी बने। तो तुम समझ सकते होगे कि इन लोगों ने अपने स्टैचर, अपनी पोजीशन से कितने सारे आर्टिस्ट्स की सोच पे प्रभाव डाला रहा होगा। इनफैक्ट नंदलाल बोस के बारे में मुझे तुम्हें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और भी दे देनी चाहिए। गांधी जी के फेवरेट पोएट थे, पोएट कह रहा हूं, माफी चाहूंगा, पेंटर थे ये। कांग्रेस के जितने भी सेशंस होते थे उसके स्टेज की डेकोरेशन की जिम्मेदारी नंदलाल बोस। गांधी जी का डांडी मार्च पे पोर्ट्रेट बनाने का जो मौका मिला वो नंदलाल बोस को मिला। एक बड़ी फेमस डांडी मार्च करते हुए गांधी जी की एक पेंसिल से बनाई हुई स्केच है जिसमें बस आउटलाइन है, चलते हुए गांधी जी। माफी चाहूंगा, उसकी फोटो भी मुझे लेके आनी चाहिए लेकिन मैं नहीं ले आ पाया। बट वो पोर्ट्रेट भी भाई साहब ने बनाया है। हम लोग के जो भारत रत्न, पद्म विभूषण और जितने भी पद्म अवार्ड्स के मेडल्स हैं उसकी डिजाइनिंग की जिम्मेदारी नंदलाल बोस। हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल का वो है मैन्युस्क्रिप्ट, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जिसपे सबने असलियत में साइन किया है, उसके बॉर्डर्स को पेंट करके डेकोरेट करने की जिम्मेदारी नंदलाल बोस। एनफ सेड। ठीक है। सो मैसिव पर्सनालिटी ऑफ मॉडर्न टाइम्स, मैसिव पर्सनालिटी ऑफ मॉडर्न टाइम्स नंदलाल बोस। 1930 से इसका डिक्लाइन शुरू हो गया। बंगाल स्कूल को बाय द वे मुझे तुम्हें बता देना चाहिए, बंगाल स्टाइल जो है इसको नेशनलिस्ट स्टाइल भी कहते हैं किताबों में। नेशनलिस्ट स्कूल या स्टाइल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये देश प्रेम की भावना से ये लोग काफी प्रभावित थे। इसलिए 1930s में कहीं ना कहीं इसका डिक्लाइन शुरू हो गया, और मॉडर्न आर्ट एज सच निकल के आने लग गई, जहां पे लोगों का यह कहना था कि भाई न ईस्ट न वेस्ट, किसी का रिजेक्शन नहीं, किसी का ब्लाइंड एक्सेप्टेंस नहीं, हमारा जहां से मन होगा हम वहां से क्रिएटिविटी को फ्लो करने देंगे। तो ये इस तरह का बंटवारा मत करिए। तो मॉडर्न इंडियन पेंटिंग की जो फाउंडेशन है जो बनी, वो कहीं ना कहीं उसमें रोल जो है इसका भी है। कंपनी कलम आई, जहां पे इमिटेशन हो रहा था, उनके टेस्ट के हिसाब से चीज बन रही थी, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी कहीं खो रहे थे। बंगाल स्कूल आया जिसने कहीं ना कहीं नेशनलिज्म और हमारी आइडेंटिटी को उभार दिया, फिर कहीं ना कहीं वो अति भी कर दी, ज्यादा एक्सेस करने लग गए कि हम केवल इसी की बात करेंगे, तो वो भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है। और फाइनली दोनों के बीच में एक सिम्बायोसिस होता है, जैसे थीसिस एंटीथीसिस करके नहीं होता है हेगेल की जो थियरी है, तो वैसे ही अब एक फॉर्म निकल के आता है जिसे कहा जाएगा मॉडर्न इंडियन पेंटिंग, जिसमें ये ईस्ट और वेस्ट की लिमिटेशंस से हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। मॉडर्न इंडियन पेंटिंग, इसका जिक्र हम लोग अपने अगले लेक्चर में जरूर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन एंड कीप लर्निंग प्लीज।